चलिए, तो हम कल देखे थे फूड चेन, फूड वेब देखे थे, इकोलॉजिकल पिरामिड देखे थे, है ना, और कुछ देखे थे, और बायोटिक इंटरेक्शन। कल हम 4 टॉपिक खत्म किए थे, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड और बायोटिक इंटरेक्शन समाप्त किए थे। अब आपका काम रह गया, उसको पढ़ के आइए, याद कीजिए, या जो करना है आपका काम रह गया। आज क्या है बाबू, कुछ और चीज को हम समझने वाले हैं। आज समझेंगे बाबू, फूड चेन को ही क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस निकल रहा है। और उसके बाद हम कहाँ चल जाएंगे, वो एक्वाटिक इकोसिस्टम में वेटलैंड देखने का प्रयास करेंगे। उसके पहले क्या है कि 4 टर्म आपको समझना है बाबू। एक समझना फूड फोर्टिफिकेशन, क्या हो फूड फोर्टिफिकेशन। एक समझना फूड एल्टरेशन। एक समझना आपको आपका बायो एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन। और एक समझना बायो मैग्निफिकेशन। और यहां से बिहार दुर्गा में क्वेश्चन निकलेगा बाबू, कुछ तो पूछा जा चुका है और कुछ और निकलेगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। जैसा कि दोस्त हम लोग जानते हैं क्या करते हैं कि हम भोजन वगैरह जो खा रहे हैं आजकल, तो भोजन को बहु पैदा करने के लिए, भोजन का उत्पादन करने के लिए अलग अलग केमिकल का हम सहारा लेते हैं ना। कीटनाशक का, उर्वरक इत्यादि का प्रयोग कर रहे हैं। और ये जो कीटनाशक है और जो उर्वरक है, ये क्या होता है, फूड चेन में प्रवेश कर जाता है, फूड चेन में प्रवेश कर जाता है। और जब फूड चेन में प्रवेश करेगा तो समय के साथ इसका अमाउंट क्या होगा, बढ़ते जाएगा और हमारे शरीर को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो फूड में पहला बार जो अशुद्धि मिल जाएगा, या जो बोल सकते हैं जो पॉल्यूटेंट या जो प्रदूषक मिल जाएगा, उसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। क्या बोलते हैं, बायो एक्यूमुलेशन। जैसे ये आपका फूड हो गया, क्या हो गया, आपका फूड हो गया, है ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ घास है, क्या वो घास है, चावल वगैरह हो गया ना। तो चावल वगैरह को उपजाने के लिए आपने क्या किया है कि यहाँ खाद का, उर्वरक इत्यादि का प्रयोग किया है। तो बाबू कुछ बाबू उसका अंश जो होगा, कीटनाशक का, केमिकल का अंश फूड में प्रवेश कर गया। इसको खाया बकरी, कौन खाया, बकरी, है ना। अब बकरी को कोई और खाएगा, बकरी को मान ली कि हम लोग मारे खा गए, हम लोग कोई और खा जाएगा। तो मतलब क्या है बाबू कि यहाँ प्रवेश किया बाबू, ये करते करते अगला वाला चरण में जा रहा है। मतलब यहाँ जो बाबू है, ये अगला वाला चरण जा रहा है। तो पहला बार जो यहाँ प्रवेश किया बाबू, पहला बार जाके जमा हुआ, इसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है, जमा होना। मतलब कि यहाँ बाबू जैविक पदार्थ में पहला बार पॉल्यूटेंट या प्रदूषित क्या हो रहा है, यहाँ पर जमा हो रहा है, इसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। और समय के साथ इसका अमाउंट क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अब लगातार आप खाते जाइएगा तो समय के साथ बढ़ते जाएगा ना। तो इसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। समझ में गया। तो बायो एक्यूमुलेशन मतलब क्या है कि फूड चेन में पॉल्यूटेंट या प्रदूषित जब पहला बार प्रवेश करता है तो बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। जब समय के साथ ये मैग्नीफाई करता है या इसका अमाउंट बढ़ता है तो बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। एक मैग्नीफाइंग ग्लास पहले आता था, आप लोग ध्यान दें, स्टोन बॉक्स जो लेते थे ना, उसमें होता था ऐसे अगर देखला वो बड़ा दिखाई देता था। तो बायो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, बड़ा करना। क्या होता है, बड़ा करना। तो बायो मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, तो जो फूड चेन में पॉल्यूटेंट प्रवेश कर गया है उसके अमाउंट को बढ़ाना। समझ में गया। अब यहां से क्वेश्चन क्या निकलेगा कि बायो मैग्निफिकेशन के लिए क्या क्या चीज पॉल्यूटेंट में होना चाहिए। अगर कोई पॉल्यूटेंट में क्या क्या गुण होगा तो ज्यादा बायो मैग्निफिकेशन करेगा, या ज्यादा बोल सकते हैं कि शरीर को हानिकारक पहुंचाएगा, या जो भी जीव खाएगा वो प्रदूषित भोजन को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो देखिए पहले क्या बाबू, 3-4 चीज होता है बायो मैग्निफिकेशन के लिए, 3-4 कंडीशन होना जरूरी है। पहला बाबू क्या, कि एक तो क्या है कि जो आपका बाबू लंबा जीवन, क्या वो लंबा जीवन। अगर फूड चेन में कोई चीज प्रवेश किया बाबू, प्रदूषक चीज तो लंबा समय तक रहेगा, तब तो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो बायो मैग्निफिकेशन के लिए आगे जो पॉल्यूटेंट आपका शरीर में जा रहा है उसका जीवन क्या होना चाहिए, लंबा। तो लंबा समय तक रहना चाहिए। अगला क्या है कि नॉट सोलुबल इन वाटर, जल में घुलनशील नहीं होना चाहिए। जल में घुलनशील नहीं, जल में घुलनशील नहीं। अगर जल में घुलनशील होगा तो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगा, पसीना के रास्ते बाहर निकल जाएगा। तो जल में घुलनशील नहीं होना चाहिए। वो होना चाहिए वासा में घुलनशील। क्या वो, जल में घुलनशील नहीं, जल में घुलनशील नहीं, वासा में घुलनशील। वासा मतलब होता है फैट, वासा में घुलनशील।
वासा में अगर मिल जाएगा तो अगला चरण में और बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। पानी में घुलनशील रहेगा तो पेशाब के रास्ते या पसीना के रास्ते क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन वासा में घुलनशील रहेगा तो वो बाहर नहीं निकलेगा, तो ये नुकसान पहुंचाएगा। अगला क्या बाबू, कि यह एक्टिव होना चाहिए, बायोलॉजिकली एक्टिव है। ये बायोलॉजिकली एक्टिव होगा, अगर एक्टिव रहेगा तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। और जाकर इसे पढ़ ले तो कोई फायदा है उसको, तो वो क्या होना, बायोलॉजिकली बाबू एक्टिव होना चाहिए। तो क्या क्या बोले कि लॉन्ग लाइफ होना चाहिए, जल में घुलनशील नहीं होना चाहिए, वासा में घुलनशील होना चाहिए, बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए। और अगला क्या कि मोबाइल होना चाहिए, क्या वो मोबाइल, मोबाइल मतलब गतिशील, गतिशील होना चाहिए। मतलब कि यहां से फूड ने प्रवेश किया तो अगला वाला चरण में है ना, मतलब ये बेसिकली क्या है कि अगर मोबाइल गतिशील नहीं रहेगा तो आगे बाबू अगला चरण में नहीं बढ़ पाएगा। तो देखिए यहां से क्या क्या क्वेश्चन आएगा, बायो एक्युमुलेशन, पहला बार भोजन में प्रदूषक जा रहा है तो बायो एक्युमुलेशन हो गया। बायो मैग्निफिकेशन, वो एक्युमुलेट हो रहा है और बढ़ रहा है तो बायो मैग्निफिकेशन। आप बायो मैग्निफिकेशन के लिए बाबू 5 चीज बाबू यहाँ ध्यान देना है। पहला कि उसका जीवन लंबा होना चाहिए ताकि भोजन को आप बोल सकते हैं जीव को ज्यादा हानि पहुंचा सके। जल में घुलनशील नहीं होना चाहिए, जल में घुल जाएगा तो बाहर कोई ना कोई रास्ता से निकल जाएगा। भाषा में घुलनशील बाबू होना चाहिए ताकि वो और बाबू बढ़िया से उसमें और अगला के चरण में जा सके। बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए और मोबाइल होना चाहिए। एक क्या है, बायो मैग्निफिकेशन के लिए कंडीशन है, क्या है कंडीशन है। तो बायो एक्युमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन समझ में आ गया। जैसे आप देखे हो क्या था, आप डीडीटी का नाम सुने हैं, डीडीटी क्या हूं, डीडीटी। जैसे बाबू क्या होता है, इसका एक कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, डीडीटी का प्रयोग एक कीटनाशक के रूप में करते हैं, है ना। और यह क्या होता है, ये बहुत लंबा समय तक क्या होता है, पर्यावरण में रुका रहता है। अब आओ भोजन के जरिए फूड चेन में क्या करता है, प्रवेश करता है और फिर अल्टीमेटली हमको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। समझ में गया ना। तो डीडीटी का कई बार फुल फॉर्म पूछ सकता है, कोई बच्चा बता सकता है डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। डाइक्लोरो, डाइफिनाइल होता है, ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन, है ना। डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन, इसको लिख लीजिएगा। डाई क्लोरो ना जी बाबू, डाई फिनाइल, और क्या हो गया, ट्राई क्लोरो इथेन। कहीं पूछ लिया जा सकता है, डीडीटी का फुल होता है डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो, डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरो इथेन, इसका क्या होता है फुल फॉर्म। यह लंबा समय तक क्या होता है, वो रहता है, ठीक ना। तो लंबा समय तक रहेगा तो हमको नुकसान क्या करेगा, ये पहुंचाएगा। तो बायो एक्युमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन जो क्वेश्चन आता है बता दिए। मुख्य रूप से डीडीटी का फुल फॉर्म पूछेगा और एक कंडीशन पूछेगा, यहां से एक क्वेश्चन पूछेगा, हो गया ना। चलिए अब आते हैं फूड फोर्टिफिकेशन और फूड एल्टरेशन। फूड फोर्टिफिकेशन और फूड एल्टरेशन, है ना। जैसे समझिए क्या होता है कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं, एक बाबू बताते हैं क्या होता है। आप लोग के सब क्या, आप लोग जानते हैं दूध लाने जाते होंगे ना, तो दूध बिना पानी के नहीं देता होगा, दूध बिना पानी के नहीं देता होगा। तो बाबू क्या है, कोई चीज में क्या कर रहा है, फायदा के लिए कोई मिलावट कर दे रहा है, तो वही क्या होगा कि आपका वो फूड एल्टरेशन। लेकिन कई बार वो मिलावट हानिकारक भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए होता है, समझिए सिंपल, अगर दूध में पानी मिला देते हैं तो ये हानिकारक नहीं है, लेकिन दूध में कोई केमिकल मिला देते हैं दूध की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए तो हानिकारक हो जाएगा, है ना। जैसे गांव में क्या होता है ना कि लोग दूध बनाता है ना तो पानी जरूर मिला देता है। एक बार सिधरी बोवारी वाला कहानी प्रसिद्ध आप सुने हैं। क्या हुआ कि एक आदमी क्या था कि बाबू दूध में पानी मिलाता था और उसको कहीं मिलाने का मौका मिला नहीं, तो रास्ता से जा रहा था, देखा कि धान मतलब न होता पानी उनी चल रहा है, बरसात का समय था, लिया दूध थी मिला दिया ओकरा में, है ना। और चल गया किसी के यहाँ देने, तो उसको दिया तो आधा किलो या पावर दूध लेता होगा, तो दिया तो भाई वो हमसे बोल रहा है कि आए हो गबू भाई, गबू भाई मान के दूधिया का नाम है, तो क्या हो गबू भाई, इस सीधे मिलती हो। तो वो कह रहा था क्या खोज रहा है भाई, 10 रुपये में बोआरी। उसको लगा ना दुधिया को, तू बोल रहा हो कि तन मैंने दवा कम दी हूँ के चलते, और उसका क्या नाम था कि सिधरी आप दिए हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि जहां सब पानी मिला था उसमें क्या था, सिधरी था, है ना। तो बोला कि तो 2 रुपये में बोआरी खोज रहे हैं, समझ गए ना। तो बाबू कई बार क्या होता है कि हानिकारक होता है, समझे समझाते हैं। जैसे आप जब मिर्चाई खाते हैं ना, मिर्चाई, मिर्च, लाल मिर्च, वो लाल मिर्च के पाउडर में क्या होता है कि ईटा पीस के मिला दिया जाता है, समझे ना। जो जीरा आप रखते हैं, जीरा में क्या होता है, कांटा आता है,
देखे होंगे। जीरा हम लोग जो खाते हैं ना, तो जीरा में क्या आता है, जीरा नहीं मंग क्या बोलते हैं, काली मिर्च बोलते हैं, हाँ गोल की में क्या आता है, कांटा आता है, कांटा में काला कलर आता है, वो क्या करता है, मिला देता है। क्या वो पपीता के बिया, अच्छा पपीता के बिया मिलाता है। तो बाबू क्या है ना, कई बार तो ज्यादा हानि नहीं करता, लेकिन कई बार हानि करता है ना? अगला क्या है, एक बार क्या हुआ ना, क्या अपने एक रिलेटिव के यहाँ गए हुए थे, तो वहां पर क्या हुआ कि वो देख सवेरे जग रहे ना, तो देख रहे हैं कि चावल पूरा पिसा रहा है। तो हम कहें कि हमारा लग कुछ का व्यवस्था हो रहा है। तो हम उत्सुकता पूर्वक पूछ दिए कि वो चावल काला पिसा रहा है, तो ये खोआ फट रहा है। पहले खोआ तो फट रहा था, चावलवा काला पिस रहे हैं, एक उसे मिलाया जाएगा। महाराज जी खोआ काला कहा जाता जी। तो मतलब क्या है कि खोआ में क्या करेगा, चावल मिला देगा। तो ये जो मिलावट कर रहे हैं किसके लिए, बेनिफिट के लिए, इसको बोलते हैं फूड अल्टरेशन। यहां तक तो मान लीजिए वो खोआ में चावल मिलाते ज्यादा हानि नहीं करेगा। लेकिन आजकल क्या हो कि अपने शरीर को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, फूड अल्टरेशन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप जिम में जा रहे हैं बाबू, है ना, और वहां एकदम तुरंत सिक्स पैक चाहिए। जो एक्टर को देखते हो बाबू ना, वो बॉडी को बनाने के लिए लंबा समय लेता है, और साथ ही करोड़ रुपया खर्च करता है उस तरह का बॉडी पाने में। वो बॉडी से ही पैसा कमाता है, तो बॉडी पे क्या करता है, खर्च करता है। और ट्रेंड बाबू जो होता है बहुत उस फील्ड में ना, उसके देख रेख में क्या करता है, काम करता है। और हम लोग जाते हैं सोचते हैं कि 6 महीना में क्या हो जाए, बॉडी बन जाए, है ना। अब नहीं बन रहा है, तो जिम वाला क्या सजेस्ट करता है कि कोई व्यवस्था आता है, चाहे कोई लेके नहीं बोल दिया है कि सुई दिलाओ एकदम फुला लो पूरा, है ना जी। तो इंजेक्शन दिलवा ले, क्या करता है, इंजेक्शन दिलवाता है। तो कुछ दिन तो पर और रहेगा, बाद में क्या हो जाएगा, पचक जाएगा। और बताते हैं, बहुत लोग बॉडी बिल्डर होता है ना, बॉडी बिल्डर, वो क्या करता है, अपने बॉडी को बढ़ाने के लिए वो इंजेक्शन लेता है। आज जब मरता है लास्ट में ना, बड़ा एकदम दयनीय उसका मृत्यु होता है। बोल सकते उसका मृत्यु क्या होता है, बहुत ही दयनीय, उसका बहुत ही खराब साइड इफेक्ट होता है। इसीलिए क्या है कि नेचुरल तरीका से हमको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, है ना। ये नहीं कि बाबू सिक्स पैक, बाबू विद्युत, देखो विद्युत जमाल का नाम है जी, हाँ उसका बॉडी बड़ा बढ़िया लगता है। अब उसका ऐसा बॉडी बनाने के चक्कर में जाके एकदम भाई अधजत का दाल भात चोखा वो बॉडी बनता है जी। यहाँ खाएगा दाल भात चोखा, वहां जाके पूरा हाँफ रहा है, वो शरीर बर्बाद हो जाएगा, कुछ होगा नहीं बाबू। चलिए, तो वो जो दे रहा क्या, फूड अल्टरेशन का एग्जाम्पल है। उस तरह से क्या है कि बाबू बताते हैं, एक इंडस्ट्री चलता है, पॉर्न इंडस्ट्री चलता है ना। तो वहां पर एक सिनेमा जैसे होता है ना, वहां पर क्या होता है कि लड़का लड़की क्या होता है, अपना बॉडी को बनाने के लिए या चेस्ट बढ़ाने के लिए, कमर बढ़ाने के लिए क्या करता है कि इंजेक्शन दिलवाता है, क्या करता है, इंजेक्शन दिलवाता है। तो किसका एग्जाम्पल है, फूड अल्टरेशन का। अब कौन दवाई हमारा काम का नहीं, बता रहे हैं क्या, फूड अल्टरेशन क्या है एग्जाम्पल। मतलब फूड में क्या करें बाबू, कि उसको बाबू मिलावट कर दे रहे हैं ताकि हमको बेनिफिट हो, कंज्यूमर को फायदा हो, घाटा से कोई मतलब नहीं हो। फूड में मिलावट करते हैं फायदा के उद्देश्य से, उसको बोलते हैं फूड अल्टरेशन। तो यह क्या है वो, हानिकारक। ये क्या हो गया, हानिकारक। अगला फूड फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है, किला बनाना। क्या हो, किला बनाना। एक यहाँ घर है, घर के चारों तरफ और क्या करें, किला बना दे रहे हैं, है ना, घेर दे रहे हैं। तो घर मजबूत हो कमजोर हो जाएगा, मजबूत। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है कि फूड को इसके न्यूट्रिशन वैल्यू, पोषक वैल्यू बढ़ाने के लिए इसको और क्या कर रहे हैं, कुछ मिलावट कर रहे हैं। मतलब यह क्या है, इसमें भी मिलावट है, इसमें भी मिलावट है, लेकिन यह मिलावट क्या है, हानिकारक है, और यह मिलावट क्या है, लाभदायक है। जब फूड में क्या करते हैं बाबू, फूड में क्या करते हैं, भोजन में क्या, वो भोजन में हाँ न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व, क्या बोलेंगे बाबू, पोषक तत्व ऐड कर देते हैं, ताकि भोजन का जो बाबू पहले के जो अपेक्षा जो पोषक तत्व है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, ताकि भोजन ज्यादा बेनिफिट पहुंचा सके। इसी को बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन, है ना। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल और क्या है कि आपका सुनहरा चावल, क्या वो, और इससे बिहार दरोगा में क्वेश्चन आ गया, सुनहरा चावल, इसको बोलते हैं गोल्डन राइस। क्या बोलते हैं, गोल्डन राइस। एक होता है सिंपल राइस, क्या होता है बाबू, एक होता है सिंपल राइस। ये समान तौर पर क्या होता है, उजला होता है। क्या होता है, उजला होता है। अब देखिए हमारे यहाँ जानते हैं, भारत की बात करते हैं, खास करके नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, तो चावल हमारा क्या प्रमुख भोजन है, चावल प्रमुख भोजन है। चावल लोग जरूर खाता है, लेकिन हमारा देश इतना गरीब है कि जितना पोषक तत्व चाहिए उतना हम लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि बाबू क्या है कि आप लोग स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के लिए क्या चाहिए, कम से कम दूध मिलना चाहिए। हालांकि देखिए दूध में सब चीज नहीं होता है, लेकिन फिर भी जितना चाहिए लगभग लगभग सब होता है। तो दूध को बोल सकते हैं कि मिला जुला के अच्छा भोजन माना जाता है। लेकिन कितना बाहर में रहने वाला बच्चा दूध खाता होगा, नहीं खाता होगा, संभव नहीं है, ठीक ना। तो मतलब ये बोल रहे हैं कि हमारा देश की जनसंख्या क्या गरीब है, और उसको भोजन देना है। अगर भोजन सही से नहीं मिलेगा तो ना दिमाग का विकास होगा,
न शरीर का विकास होगा। इस सरकार की जिम्मेदारी आता है कि भाई सरकार भोजन प्रोवाइड करे, इसलिए सरकार क्या करता है, इसके पास भोजन नहीं है तो कोटा पीडीएस, क्या वो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत बोल सकते हैं बहुत ही कम दाम पर अनाज प्रोवाइड करता है। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण वितरण प्रणाली, है ना। अभी देखिए हमारे यहाँ लॉकडाउन लग गया तो सरकार सब जगह कोई कमा नहीं रहा, भोजन तो करवे नहीं करेगा। बाबू हेलो, छोटे बाबू हेलो, क्या नाम है, आप मोबाइल पहले अंदर रखिए, तो मोबाइल को अंदर रखिए, जरूरी काम है तो जाकर बताइए। अब बार बार मोबाइल देखोगे दूसरों को ध्यान जाएगा, हमरो ध्यान जाएगा, तो हम पढ़ा लिए, आप पढ़ लिए, पढ़ के आप भी ढंगा हो जाएगा, हम भी ढंगा हो जाएंगे। गजब हाल है यार। चलिए, तो यहाँ पर भोजन दिया जाता है। अब मान लेते बाबू क्या है कि चावल तो सबको मिल रहा है, लेकिन चावल खाली खाने से उसका बच्चा का शारीरिक विकास नहीं होगा, और शारीरिक विकास नहीं होगा तो मानसिक विकास नहीं होगा, तो कुछ योग नहीं बन पाएगा। अयोग नहीं पड़ेगा तो हमारे यहाँ जो जनसंख्या है उससे लाभ कम होगा, घाटा क्या हो जाएगा, ज्यादा होता है। जनांकी लाभ होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड पूछेगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। हमारा बाबू जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या अगर अधिक है तो उसको बोलते हैं कि डेमोग्राफी से जनसंख्या से हम फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अब फायदा नहीं उठाइएगा तो घाटा हो जाएगा। मतलब हमारे यहाँ जो जनसंख्या यूज है ना बाबू, युवा का, ये बाबू बोल सकते हैं वरदान भी है, अगर इसको हम ज्ञान दे दे, स्किल दे दे, तब अगर ज्ञान और स्किल ना दे तो हमारे लिए क्या करेगा, घाटा करेगा। तो मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में क्या बाबू कि जो बच्चा वगैरह या जो गरीब है उसको बच्चा है, वो बच्चा को हम बाबू क्या करते हैं कि भोजन वोजन नहीं देते हैं, बढ़िया से विकास नहीं हो पाता है, तो सोचने समझने काम करने की शक्ति उसके पास कम रहेगा। तो बाबू हमारे लिए संपत्ति है कि हमारे लिए बोझ है, बोझ है। अब बोझ को सरकार को उठाना पड़ेगा, दवाई पर बीरो को, है ना, सब चीज को उठाना पड़ेगा। दवाई बीरो सुनना गया ना, बीरो वाला नहीं होता, उसी में होता है। सीताराम बोलते हैं ना तो दवाई बीरो ही बोला जाता है। द्वंद समास हो, क्या हो गया, द्वंद समास। हिंदी पूछ लेगा, हिंदी है बिहार दरोगा में। लोटा था क्या, लोटा थाली ना जी, सीताराम क्या है, द्वंद समास का। तो दवाई बीरो क्या हो गया, द्वंद समास। चलिए, अब दवाई बीरो सबसे लग रहा है ना कि बीरो कुछ हो रहा है। आजकल बीपीएससी का मेंस ऐसे हुआ है, एक में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है मैथिली भाषा का प्रयोग करके, है ना, भोजपुरी भाषा का प्रयोग करके। तो बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, इस सबके लिए तैयार रहिए। चलिए फिलहाल आते हैं, तो यहां पर क्या हो गया कि गोल्डन राइस का तथ्य क्या था। देखिए, राइस को क्या किया ना कि इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया, बोल सकते हैं सिंपल भाषा में। इससे बाहर से क्या किया गया, वो साइंस का प्रयोग करके विटामिन ऐड किया गया। क्या किया गया, विटामिन ऐड किया गया। मतलब ये राइस है, सिंपल क्या है, राइस है। और राइस में क्या किया बाबू कि विज्ञान का प्रयोग करके, बायोटेक्नोलॉजी का, बायोलॉजी में क्या किए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए हैं। अरे धान एक चावल है ना जी, ये बायोलॉजिकल चीज है, तो इसमें क्या किए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए हैं, और इसमें जोड़ दिया विटामिन ए। क्या जोड़ दिए, विटामिन ए। तो हमारे यहाँ विटामिन ए का जो कमी था वो समाधान हो जाएगा। विटामिन ए कमी से होता है आंख की बीमारी, रतौंधी। क्या होता है, रतौंधी। पूछेगा विटामिन ए कमी से क्या होता है, रतौंधी। अब विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है, तो अगर विटामिन, आप लोग का रतौंधी किसी का हुआ है, हमको हुआ एक बार रतौंधी, एक बार बाबू हुआ है। रतौंधी में अपना अनुभव बताते हुआ क्या था कि हमको पता नहीं था कि वो रतौंधी हो गया है। शहर में तो पता नहीं था, लेकिन गांव गए बाबू ना, तो वहां पता चला कि रतौंधी। कैसे पता चला, बेसिकली कि हमारे घर में कुछ खेती वाला काम होता है, तो हमको बोला गया कि भाई जाइए थोड़ा सा शाम के, फिटर चल रहा है उसको मोड़ करके आ जाइएगा। गए, हो गया रात, अब आ रहे थे, हमको पता नहीं चल रहा है, समझ गए ना, पता नहीं चला, रात हुआ ना तो हमको पता नहीं चल रहा है क्या हुआ। कहा रहे हैं तो क्या हुआ कि मतलब शाम को महिला पर्दा वगैरह पर जाती है, लेटरिन में जाती है, तो वो में टकरा गए, ठीक ना। तब बोल रहे कि ना का दिखाई देता लड़कवा, तब आजा सब पहचान गए कौन है, बोले कि ना दिखाई तो नहीं दी तो उनको मजाक लगा कि मजाक के लिए तो होली के समय में, कहले कि जे समझा, है ना। एक्चुअली हमको दिखाई नहीं दे रहा था। और बीच हमारे घर में क्या था, शादी भी था, इसीलिए घर में गए थे। अब शादी में क्या हुआ कि हमारे रिलेटिव आ गए, बूढ़ा टाइप पर, वो बोले कि चलिए ना, तो है ना, घुमा के थोड़ा लेके आइए ना, लेटरिन बाथरूम करवा करके। तो गए, अब हमको पता नहीं चल रहा है, इन्होंने जाना तो बोले कहा दिखाई नहीं कहा दे रहा है। बोले कि जी ना, लाइटवा जब मार रहा है गड़िया ना, तो शाखा था प्रभाव पड़ रहा है। हम कहा बोले कि हमको रतौंधी वाले है ना। हुआ क्या, देखो बाहर में रहने के बाद तो बच्चा खाता पीता बढ़िया से नहीं ना है, इस कारण से क्या हो गया, रतौंधी। चल यहाँ पर आते हैं, तो इसमें विटामिन ए को क्या किया गया, ऐड कर दिया गया। तो अब देखिए, इसको चावल का रंग जानते हैं कैसा होता है, गोल्डन कलर। क्या, गोल्डन कलर, इसीलिए इसको बोलते हैं सुनहरा चावल या गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस में कौन विटामिन होता है, विटामिन ए। क्वेश्चन पूछा गया कि गोल्डन राइस या सुनहरा चावल में कौन सा विटामिन ऐड किया जाता है, ए, है ना। अब आंख की बीमारी दूर हो सकता है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि विटामिन ए कमी से कुछ होता है, तो आंख की बीमारी। और एक बीमारी होता है जीरो पैथोलेमिया। क्या वो, जीरो
पैथेलिमिया। ये आंख होता है ना, तो आंख में थोड़ा सा भाव क्या है कि आपका बोल सकते हैं पानी होना चाहिए। अगर आंख में पानी नहीं हुआ, सूख जाएगा तो बीमारी टाइप हो जाएगा। एक हम पिक्चर आपको दिखाते हैं बाबू, एक पिक्चर हम लाए थे, देख लेते हैं अगर मिल जाए तो। रुक जाइए। जीरो पैथेलेमिया। देखिए, इसको आप देखिएगा, यहां पर क्या हुआ है ना, देखिए यहां को ध्यान से देखिएगा, आप लोग भी देख लो बाबू, है ना। यहां पर देखिए कोना में देखिए आपको डार्क मतलब दिखाई दे रहा है, सूखा हुआ दिखाई दे रहा है, आंख फटा हुआ। अगर यहाँ पर पानी रहेगा तो आंख क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फट जाएगा। एक क्या है, जीरो पैथेलेमिया। सिंपल भाषा में देखिए, उतना दिमाग कहाँ लगाते हैं। जीरो पैथेलेमिया एक आंख की बीमारी है। इसमें आपको आंख से बढ़िया से दिखाई नहीं देगा। हो सकता है कि इसमें खून आपका रतौंधी के भी दिखाई दे, है ना। तो वो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, जीरो पैथेलेमिया। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुनहरा चावल का इस्तेमाल करके कौन सा बीमारी से बचा जा सकता है, जीरो पैथेलेमिया। तो अब क्या क्वेश्चन आएगा, फिर से आते हैं। फूड फेटिफिकेशन क्या होता है, फूड में जब क्या करते हैं उसका न्यूट्रिशन वैल्यू, पोषक वैल्यू बढ़ाने के लिए बाहर से कुछ न्यूट्रिशन ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं बाबू क्या, फूड फेटिफिकेशन। सुनहरा चावल किसका एग्जांपल है, फूड फोर्टिफिकेशन का, है ना। इसमें क्या करते हैं, चावल बाहर से क्या करते हैं, विटामिन को ऐड करते हैं। सुनहरा चावल में कौन सा विटामिन ऐड करते हैं, तो सुनहरा चावल किसका अच्छा सोर्स हो गया, विटामिन से कौन बीमारी होता है, रतौंधी या यहाँ के बीमारी होता है। और बाबू क्या होता है कि जीरो पैथेलेमिया से बचना है तो गोल्डन आई सहायक हो सकता है। मतलब विटामिन ए कमी से कौन बीमारी होता है, जीरो पैथेलेमिया। तो बाबू ये भी हो गया, फूड फोर्टिफिकेशन भी हो गया, आप फूड एल्टरेशन भी हो गया। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अगला जो टर्म समझाने वाले बाबू है, एलग बम। क्या वो एलग बम मतलब, देखिए फूड चेन, फूड वाला जो सिस्टम था ना, वो क्या हो गया आपका, समाप्त हो गया। अब आपको बताने वाले हैं बाबू, बोल सकते हैं यहाँ पर जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है, जो एक्वाटिक इकोसिस्टम बताया ना, उसमें कुछ कुछ और चीज बताने वाले हैं, वहां से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो एक बताएंगे यूट्रोफिकेशन, क्या यूट्रोफिकेशन, एक बताएंगे वेटलैंड, क्या बताएंगे वेटलैंड। तो यूट्रोफिकेशन, और उसके बाद बताएंगे वेटलैंड। और अगर समय परमिट करेगा तो कोरल ब्लीचिंग भी, क्या वो कोरल ब्लीचिंग और कोरल रीफ बताएंगे, है ना। चलिए यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं यूट्रोफिकेशन, क्या वो यूट्रोफिकेशन। और यहीं पे क्या आएगा, बीओडी या सीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और ये यूपीएससी में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, और बिहार द्वारा में पूछा गया है। ठीक है ना। चलिए, नहीं पूछा गया तो पूछ लेगा, ओकरा में कौन बड़ा बात है। क्या बताओ, यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन समझाते हैं क्या हो। यह क्या बाबू, तालाब है, क्या वो तालाब है। ऐसा करते हैं, थोड़ा बड़ा तालाब बनाते हैं। ये क्या हो गया, बड़ा तालाब, बड़ा तालाब हो गया। अब क्या होता है कि देखिए इसमें तालाब का देखिए कुछ एरिया और क्या क्या नाम देते हैं। ये तालाब है, अब तालाब में ऊपर से लाइट आ रहा, लाइट आ रहा हो, जहां तक लाइट जल जाएगा उसको बोलते हैं फोटिक जोन। क्या बोलते हैं, फोटिक, प्रकाशीय भाग। हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रकाश। मान लेते हैं कि यहां तक लाइट आ रहा है, यहां तक लाइट आ रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रकाशीय भाग। क्या बोलते हैं बहू, प्रकाशीय भाग। इसी को बोलते हैं फोटिक जोन। क्या बोलते हैं, फोटिक। देखिए फोटिक मतलब क्या होता है, प्रकाश, है ना। फोटिक जोन या फोटिक एरिया, और जहां प्रकाश नहीं जाएगा उसको बोलते हैं ए फोर्टी। क्या बोलते हैं, ए फोर्टिक जोन बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं प्रोफाउंडल। क्या बोलते हैं, प्रोफाउंडल जोन। जहां तक प्रकाश जाएगा उसको बोलते हैं फोटिक जोन, और जहां तक प्रकाश नहीं जाएगा उसको बोलते हैं ए फोर्टिक जोन। अब आगे समझिए, अगर तालाब पूरा साफ रहेगा, पूरा साफ, तो बोल सकते हैं प्रकाश ज्यादा दूर जा सकता है। मतलब अगर ट्रांसपेरेंट रहेगा या तालाब बड़ा साफ रहेगा तो प्रकाश और अंदर तक आ जाएगा, तो फोर्टिक जोन बढ़ जाएगा। अरे बाबू एक बताते हैं, एक नहर का पानी जा रहा है ना, एक तालाब है जो एकदम साफ दिखाई दे रहा है, तो अंदर तक दिखाई देता है। कई बार तो अगर साफ रहता है तो नीचे का मछली भी दिखाई देता है, लेकिन इसे हिकोड़ दीजिए तो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो बाबू जहां तक मतलब बोल सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट पानी में फोर्टिक जोन क्या होता है, ज्यादा अंदर तक होता है, और ये फोर्टिक जोन क्या होता है, कम होता है। समझ में गया। तो फोर्टिक जोन प्रकाशीय भाग, आए फोर्टिक जोन जहां प्रकाश नहीं है। अब यहां पर जो तालाब में जीव जंतु रहेगा वो करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और तालाब में समझिए क्या होता है, कुछ जीव होता है उसको बोलते हैं क्या,
प्लैंक्टन क्या बोलते हैं? प्लैंक्टन। अब प्लैंक्टन मतलब फाइटो प्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन। फाइटो प्लैंक्टन एक तरह क्या होता है? प्लांट होता है। और जू प्लैंक्टन क्या होता है? जीव। वो प्लांट को कौन खाएगा? जीव खाएगा, है ना। और जीव को फिर कौन खाएगा? मछली खाएगा। कौन खाएगा? मछली खाएगा। समझ गया? तो उतना डीप में नहीं पूछेगा, फिलहाल जानिए क्या है कि यहाँ पर क्या हो गया? प्रकाश संश्लेषण होगा, भोजन बनाएगा। अब हमारा जो वो जमीन होता है ना, जमीन, उस जमीन में कमी होता है एन पी के का। एन का, पी का, के का। एन से हो गया नाइट्रोजन, पी से हो गया पोटेस फास्फोरस, और के से क्या हो गया? पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। सबसे सस्ता किसान को पड़ता है कौन? क्योंकि नाइट्रोजन पर सरकार हैवी सब्सिडी देता है। सरकार के अगर बनाने में नाइट्रोजन खर्च पड़ा कंपनी को 1200, तो आपको 300 में दे देगा, और बाकी 900 क्या करेगा? कंपनी को सरकार दे देगी। तो आपको तो 300 पड़ा। तो अब क्या है कि सब महंगा मेरे सस्ता मिला है, तो आप क्या कीजिए? खाली यूरिया मारिएगा। यूरिया देखे ना, यूरिया नाइट्रोजन होता है। देखिए बताते हैं यूरिया के बारे में, थोड़ा सा बताते हैं। यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला था NH2 CO NH2। इसी को बोलते हैं बाबू NH सी, कौन सी बोलते हैं? CO NH2 है ने, NH2 है हो गया। तो यूरिया का फॉर्मूला था CO NH2 का होल 2, या NH2 CO NH2। और एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, तो मान के चलिए कि आपके लिए पूछा जा सकता है ना। और यूरिया पहला कार्बनिक यौगिक है जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया। अगला क्वेश्चन का, यूरिया पहला कार्बनिक यौगिक है जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया है, और इसको बनाया था बोहलर। कौन बाबू? बोहलर। बोहलर। यूरिया को प्रयोगशाला में कौन बनाया? बोहलर, है ना। और फॉर्मूला क्या होता है? CO NH2 का होल 2। अगला क्या? यूरिया में नाइट्रोजन होता है 46%। कितना वो? ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? 46% होता है ना। जबकि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना होता है? 78। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना होता है? 78। और यूरिया में कितना होता है? 46% होता है। अब देखिए, एक यूरिया होता है, एक होता है नीम कोटेड यूरिया के होता है। जब एग्रीकल्चर बताएंगे तो वहां पर यूरिया और नीम कोटेड यूरिया में डिफरेंस बताएंगे। अगर नहीं बताएंगे तो एग्रीकल्चर बता रहे होंगे ना, तो वहां पर तो हमको ध्यान दिलवा दीजिए कि यूरिया क्या होता है और नीम कोटेड यूरिया क्या होता है। चलिए यहाँ पर आता है, तो समझना क्या वो। देखिए क्या है, जो हम खाद देते हैं ना, जो उजला उजला पड़वा होता है ना, खादवा जो होता है ना, उजला उजला, वही क्या है? यूरिया। हाँ, चलिए अब आगे आते हैं कि हमारे जमीन में NP की कमी है, और यह क्या पौधा के वृद्धि के लिए क्या है? जरूरी है। तो ऊपर से डालेंगे, तो हम क्या करते हैं बाबू? केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में डाल दिए, खेत में अपना डाल दिए। अब पानी पड़ी है, क्या हो गया? पानी पड़ा। तो खेत में पानी पड़ा तो बह करके तालाब में पानी आ सकता है बाबू? तालाब में भी पानी आ जाएगा, है ना। अब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ के पौधा को मिलेगा जी। तो पौधा को जब मिलेगा तो वही बढ़ेगा। अगर मान ली कि आपको अच्छा भोजन मिलेगा तो बढ़िएगा नहीं बढ़िएगा? लेकिन यहाँ मिल रहा है तो यहाँ भी बढ़ेगा। लेकिन बाबू क्या है कि जितना स्पीड से बढ़ना चाहिए उसके अपेक्षा कई गुना स्पीड से क्या होता है? ज्यादा बढ़ता है। तो इसको बोलते हैं एल्गल बूम। क्या बोलते हैं? एल्गल बूम बोलते हैं। देखिए बेसिकली क्या होता है ना कि यहाँ पर छोटा सा जीव है, और खास करके शैवाल वगैरह होता है। क्या होता है? शैवाल। इसका वृद्धि क्या होता है? तेज से होता है। आप देखिए कभी कभी तालाब में क्या होता है ना कि हरा हरा आपको दिखाई देगा, ऊपर वाला एरिया दिखाते हैं बाबू। एक मिनट रुकिएगा। आप कभी तालाब में इस तरह का पिक्चर देखे हैं? इस तरह का देखिए ना, देखिए ना, आप लोग बाबू देख लीजिए। ठीक है, तो यह क्या है? एल्गल बूम है। क्या? एल्गल बूम। अचानक से यहाँ रहने वाला जीव जंतु की संख्या क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये तो बढ़िया बात ना है जी। तालाब में अगर जीव जंतु की संख्या बढ़ रहा है तो बढ़िया बात है ना। लेकिन देखिए इससे घाटा क्या हो रहा है, यहाँ पर समझ में घाटा क्या हो रहा है। देखिए आप मान लेते कि यहाँ तक पानी था, यहाँ तक पानी था, यहाँ पूरा भर गया, हरा हरा भर गया वो। अब ये जब भर जाएगा तो सूर्य के प्रकाश को अंदर जाने देगा? सूर्य के प्रकाश को अंदर नहीं जाने देगा। तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा, और जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगा तो ऑक्सीजन नया बनेगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन क्या करता है? छोड़ता है। और ऑक्सीजन छोड़ता है तो अंदर रहने वाला जीव जंतु को ऑक्सीजन मिलेगा, पेड़ पौधा अंदर मिलेगा, मछली वगैरह अंदर रहेगा, रहेगा ना। तो इसको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलता रहेगा। ऑक्सीजन की सप्लाई मिलते रहेगा तब जिंदा रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या गया? धूप नहीं आ पा रहा। जब धूप नहीं आ पा रहा तो नीचे प्रकाश नहीं हो पाएगा, तो यहाँ के जीव जंतु मरना शुरू हो जाएगा। समझिए क्या होता है, दो समझाते हैं यहाँ पर। देखिए ये क्या होता है बाबू? आपका फोटोसिंथेसिस। क्या वो? फोटो
सिंथेसिस, इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या हो? प्रकाश संश्लेषण। इस समान तौर पर कौन करता है? पौधा। हालांकि कुछ जीवाणु भी है और कुछ कवक भी प्रकाश संश्लेषण करता है, लेकिन हम मानते हैं कि पौधा कर रहा है। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? लेता है, और ऑक्सीजन क्या करता है? छोड़ता है। लेकिन जितना पेड़ पौधा है रेस्पिरेशन भी करता है, आदमी भी रेस्पिरेशन करता है, वो भी करता है। हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, लेकिन बाबू रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन मतलब श्वसन करते हैं, और पेड़ पौधा भी श्वसन करता है। पेड़ पौधा भी क्या करता है? श्वसन। तब समझते हैं कि ये श्वसन कर रहा है। क्या कर? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, श्वसन। श्वसन में क्रिया उल्टा हो गया। श्वसन में क्या होगा कि ऑक्सीजन क्या करेगा? लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड करेगा? छोड़ेगा। समझ गए ना? अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर बात करते हैं। यहां पर ये बहु पौधा दोनों क्रिया करेगा। देखिए हम बोलते हैं ना कि रात को पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, ये क्वेश्चन आएगा। रात को पेड़ के नीचे क्यों सोना चाहिए? देखो, देखिए पेड़ है ना, पेड़ है तो दिन की बात करते हैं। दिन की बात करते हैं। दिन में क्या करेगा? पेड़ प्रकाश संश्लेषण भी करेगा और रेस्पिरेशन भी करेगा। लेकिन प्रकाश इसमें ज्यादा करेगा तो ऑक्सीजन ज्यादा छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम। तो वहां ज्यादा नेट अमाउंट किसका हो गया? ऑक्सीजन का। लेकिन रात के प्रकाश संश्लेषण क्रिया रुक गया, क्योंकि सूर्य का प्रकाश रुक गया। तो यहां पर क्या होगा बाबू कि रेस्पिरेशन तो पेड़ करते रहेगा, वो क्रिया से मतलब जो रेट से कर रहा था। तो यहां पर क्या होगा रेस्पिरेशन में कि बाबू ऑक्सीजन तो लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। तो छोड़ेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो हमारे लिए अच्छा है नहीं। इसीलिए रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? छोड़ता है। समझोगे ना? अब आगे आते हैं बाबू। देखिए यहाँ की बात करते हैं। जैसे हमने क्या बोला कि यहाँ सूर्य के प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा, सूर्य के प्रकाश नहीं पहुंच रहा है। पौधा बाबू बोलिए, पौधा जो है ये प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा? प्रकाश संश्लेषण बाबू नहीं कर पाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करने का मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा ले पाएगा? नहीं। ऑक्सीजन को ज्यादा छोड़ पाएगा? नहीं। तो ऑक्सीजन की कमी हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन क्या हो गया? कमी हो गया। अब आगे समझिए, ये श्वसन करेगा बाबू। अरे श्वसन तो करते रहेगा ना, श्वसन करेगा। अब जब श्वसन करेगा तो क्या करेगा? ऑक्सीजन बाबू लेगा, ऑक्सीजन लेगा। ऑलरेडी बाबू क्या है कि वहां पर समझिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? छोड़ेगा, छोड़ेगा। अब समझिए कैसे होगा कि ऑलरेडी पहले से ऑक्सीजन कम था और ऑक्सीजन ले रहा है। ऑक्सीजन क्या करा? ले रहा है। अब भाई ये नहीं तो मर जाएगा। और जब मर जाएगा तो उसको तोड़ने के लिए हथौड़ी लेकर कौन आएगा? डिकम्पोज जाएगा। अब घाटा क्या आएगा? तोड़ने। और उसको भी तोड़ने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन को भी काम नहीं करेगा। अब ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन बाबू है ही नहीं, तो और ऑक्सीजन की डिमांड करेगा। तो यही से कंसेप्ट आएगा कौन सी के? आपका डीओ क्या आएगा? एओडी और सीओडी का कंसेप्ट आएगा ना। कोई दिक्कत बाबू नहीं ना? तो आप समझाते हैं बाबू क्या हुआ। फिलहाल क्या उसको थोड़ा साइड में रखते हैं, आइसो का हाथ समझाते हैं। देखिए क्या हुआ। यहाँ बाबू क्या तालाब है, तालाब में जहां तक लाइट पहुंच पा रहा है इसको फोटिक जोन बोलते हैं, या प्रकाशीय भाग। जहां तक लाइट नहीं पहुंचे उसे बोलते हैं एफोटिक जोन, और प्रकाशीय भाग या प्रोफाउंडल जोन बोलते हैं। अगला क्या बोलेगा? अगर ट्रांसपेरेंट पानी रहेगा तो बाबू क्या होगा? प्रकाश ज्यादा दूर तक पहुंचेगा। अब क्या आता है खेत वगैरह में क्या करते हैं हम बाबू कि अगर डालते हैं उर्वरक वगैरह, तो उर्वरक वगैरह क्या होता है कि आ करे कहाँ मिल जाता है बाबू? तालाब वगैरह। मतलब न्यूट्रिशन इनरिचमेंट हो गया, पोषक तत्व क्या हो गया? बढ़ गया। जिसके कारण से क्या होता है कि वहां पर एलगा जो होता है या बोल सकते सवाल वगैरह क्या होता है तेजी से बढ़ जाता है। इस घटना को बोलते हैं एलगोम। क्या बोलते हैं? एलगोम। आई पूरा प्रक्रिया को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन वैसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि अगर तालाब वगैरह में न्यूट्रिशन या पोषक तत्व ऐड होता है, उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन है। और उसके कारण क्या होता है कि बाबू अचानक से क्या होता है कि पेड़ पौधा या बोल सकते हैं कि बाबू सवाल वगैरह क्या होता है? वृद्धि रहता है। इस घटना को एल्गा बूम बोलते हैं, एल्गा बूम बोलते हैं। अब एल्गा बूम होने के कारण क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं पहुंच पाता, तो पूरा में क्या हो गया? फैल गया। अब जब नहीं पहुंच पाता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया? कमी। जब ऑक्सीजन की कमी हो गया तो जीव जंतु क्या होगा? मरना बाबू शुरू हो जाएगा। अब जब जीव जंतु मरना शुरू हो जाएगा तो डिकम्पोजर उसको क्या करेगा? तोड़ने आएगा। तो उसको भी चाहिए ऑक्सीजन, है ना? नहीं मिलेगा तो वो बाबू नहीं पाएगा। तोड़ नहीं पाएगा तो जमा होते जाएगा। तो जमा हो गया जी, अगला मरेगा और जमा होगा, और जमा होगा, और जमा होगा। ऐसे करते करते तालाब पूरा भर जाएगा, मतलब तालाब सूख जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि जो तालाब है ना जी पूरा गड्ढा था, अब तालाब क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। और आने वाला समय में क्या होगा? समतल मैदान का रूप ले लेगा, है ना? और तालाब में कई सारा जीव जंतु का निवास स्थल होता है। और जब जीव जंतु मरेगा
तो पर्यावरण के लिए अच्छा है कि खराब है? पर्यावरण के लिए क्या है? खराब है। यहां तक तो समझ में आ गया, पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया है ना? अब अगला आते हैं। अब तीन टर्म समझाते हैं, डीओ, बीओडी, सीओडी। डीओ, बीओडी, सीओडी। डीओ, बीओडी, सीओडी। अच्छा, उससे पहले एक और क्वेश्चन हमको ध्यान में आके बता दिया जाए। देखिए, आप देखते हैं ना, क्या होता है, ठंडा के दिन जब आता है तो कोई तालाब है, तो तालाब का ऊपर हिस्सा क्या होता है, जम जाता है। ऊपर हिस्सा क्या होता है, जम जाता है। फिर भी मछली उसके अंदर क्या होता है, जीवित रहता है। क्योंकि ऊपर हिस्सा जमा हुआ है, नीचे वाला हिस्सा जमा हुआ नहीं है, तो नीचे वाला पानी बाबू है, और उसमें क्या है, ऑक्सीजन घुला हुआ है। ऑक्सीजन घुला, तो जब ऑक्सीजन घुला हुआ है तो उसमें सांस लेते रहता है, क्या होता है, सांस लेते रहता है। और जब गर्मी के दिन आता है बाबू ना, तब क्या होता है कि फिर से क्या होता है कि पानी बिल्कुल क्या होता है, बोलता है, बर्फ क्या होता है, पिघल जाता है और फिर पानी ही जाता है। लेकिन अगर मान लेते हैं क्या कि पूरा बर्फबारी हो रहा है, पूरा एकदम ठंडा हो गया, तो अंदर वाला भी जम जाएगा। जब अंदर वाला भी जम जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि मछली मर भी जाए। अगर मछली जिंदा रह गया तो कोई बात नहीं, अगर मर जाएगा तो इसको बोलते हैं विंटर किल। क्या बोलते हैं, विंटर किल। ये क्वेश्चन पूछेगा? नहीं पूछेगा। आपसे बस इतना क्वेश्चन पूछेगा कि मछली जो होता है, बर्फ जमे रहने के बाद भी अंदर सांस ले पाता है, क्यों नहीं पाता है? क्योंकि बाबू अंदर वाला पानी नहीं जमता है, अंदर वाला पानी क्या होता है, वैसा ही रहता है। ऊपर वाला जम गया, नीचे वाला नहीं जमा। यहाँ तो कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन ध्यान आ गया, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, गर्म पानी एक ठंडा पानी, गर्म पानी ठंडा पानी, किसमें ऑक्सीजन बाबू ज्यादा होगा? ठंडा पानी में ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा होता है, और गर्म पानी में ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है। पूछेगा कि किसमें घुला हुआ ऑक्सीजन ज्यादा होता है, ठंडा में गर्म है? ठंडा पानी में ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा होता है, और गर्म पानी में क्या होता है, कम होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए, डीओ का मतलब क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। इसको हिंदी में बोलते हैं घुला हुआ ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, घुला हुआ ऑक्सीजन। समझाते हैं। जैसे कोई तालाब वगैरह है या कोई भी पानी वाला सोर्स है, पानी वाला एरिया है, तो उसमें कितना पानी घुला हुआ है, उसे क्या बोलते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन। जितना ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा उतना ही क्या होगा, बेहतर होगा। अगर ऑक्सीजन अच्छा अमाउंट में रहेगा तो वो क्या होगा, अच्छा होगा। समझ में गया? डिजोल्व, डीओ का फुल फॉर्म होगा डिजोल्व ऑक्सीजन। कई बार फुल फर्क हो सकता है, कई बार इसका अर्थ हो सकता है। तो डीओ का मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन, घुला हुआ ऑक्सीजन। अगला हो गया बीओडी। इसका फुल होता है बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। समझाते बाबू क्या हुआ, देखिए, जैसे हमने बोले ना कि कोई भी जीव को, कोई भी बायोलॉजिकल जीव है, अगर उसको कोई क्रिया करना है तो उसको चाहिए ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के वो क्रिया बाबू नहीं कर सकता। जैसे हमने बोला कि यहाँ कोई जीव जंतु मर गया, तो मरा हुआ जीव जंतु किसका भोजन होता है, डिकम्पोजर का या आप घटक का। अगर उसको बाबू बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो काम अपना नहीं कर पाएगा, काम बाबू नहीं कर पाएगा। तो डिकम्पोजर को भी चाहिए क्या, ऑक्सीजन। अब मान लेते हैं क्या कि अगर पहले से यहाँ ऑक्सीजन घुला हुआ है तो डिमांड करेगा जी नया का, नहीं करेगा। अगर कोई डिमांड ऑक्सीजन का पूरा कर रहा है, इसका मतलब कि वहां कम होगा। अगर आप अधिकार की मांग कर रहे हैं, इसका मतलब आपको अधिकार नहीं मिला हुआ है। नौकरी की मांग कर रहे हैं तो नौकरी नहीं मिला हुआ है। तो उसी पर यहाँ पर अगर ऑक्सीजन का डिमांड मांगा जा रहा है, मतलब कि वहां ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन कम है मतलब प्रदूषण ज्यादा है। अगर कोई एरिया में, समझिए, कोई एरिया में अगर बीओडी ज्यादा मांगा जा रहा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि वहां प्रदूषण ज्यादा है, तब तो ज्यादा डिमांड कर रहा है बाबू। ठीक ना? तो इसको समझाएंगे। फिलहाल क्या करते हैं, फुल फॉर्म से शुरू करते हैं। बायोलॉजिकल केमिकल, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कोई भी आप घटक को, कोई भी आप घटक को अपना क्रिया करने के लिए जितना अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए, उसे को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी होता है। क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में। और देखिए, यह जो बीओडी होता है, यह क्या होता है, सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने की बात आता है। इसमें क्या है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों की बात करते हैं। देखिए बाबू, यहाँ बीओडी किससे संबंधित है, सिर्फ ऑर्गेनिक से, सिर्फ कार्बनिक पदार्थों से। क्या वो कार्बनिक है। और जो सीओडी हो गया, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों को तोड़ने की बात करता है, अंतर यही है। यहां पर सिर्फ किसकी बात करता है, कार्बनिक ही, ऑर्गेनिक ही। इसको बोलता है
देखिए कार्बनिक वैसा जिसमें कार्बन हो, क्या हो, कार्बन, इसको बोलते हैं कार्बनिक। जिसमें कार्बन ही कार्बनिक नहीं हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बताते हैं क्या, देखिए जैसे बाबू यहाँ पर समझिए क्या, कि हम बोलते हैं CH4, या हम यूरिया बोले CONH2 का होल 2, इसमें कार्बन दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया, कार्बनिक हो गया, है ना। अब H2O की बात करते हैं, इसमें कार्बन है, ये क्या हो गया, अकार्बनिक। तो इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। हिंदी में कार्बनिक, ये क्या हो गया, अकार्बनिक। तो यहां पर क्या बाबू बीओडी क्या है, यह किसको डील करता है, कार्बनिक हो गया। बताते हैं बीओडी क्या होता है। बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन, दोनों एक ही चीज है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। किसी जीव को या किसी डिकम्पोजर को ऑर्गेनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए, किसी डिकम्पोजर को, अपघटक को, ऑर्गेनिक पदार्थ कार्बनिक यौगिक को तोड़ने के लिए जितना मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होता है, ऑक्सीजन का डिमांड करता है, उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यह किसको बताता है, जल प्रदूषण को। अगर बीओडी ज्यादा मांगा जा रहा है, इसका मतलब कि जल प्रदूषण ज्यादा है। अगर कम मांग रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रदूषित क्या है, कम है। बीओडी ज्यादा मतलब प्रदूषण क्या हो, ज्यादा। और वही चीज सेम चीज क्या है, सीओडी, है ना, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका क्या हो गया, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यह क्या होता है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों को डील करता है, यह सिर्फ ऑर्गेनिक हो। अंतर बस क्या है, इतना ही दोनों में है बैलेंस। यहां तक समझ गया। तो यहां हमने क्या बताने का प्रयास किया, हमने बताया कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है। कोई तालाब है या कोई एरिया है जिसमें क्या होता है कि पोषक तत्व बाहर से ऐड हो जाता है, इस पूरा प्रक्रिया क्या होता है, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन के कारण क्या होता है, एल्गल बूम होता है। अचानक से जंतु की संख्या क्या होता है, बढ़ जाता है। इससे कारण क्या होता है कि नीचे वाला भाग में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, तो वहां ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है। और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा तो जीव जंतु मरना शुरू हो जाएगा, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो छिछला हो जाएगा, सैलो हो जाएगा, और करते करते कि पूरा क्या हो जाएगा, भरा जाएगा। यूट्रोफिकेशन क्या होगा, वो खटा होगा। कोई दिक्कत हो, है ना। चलिए अब एक और चीज बताते हैं कि जैसे डिजोल्व ऑक्सीजन क्या हो गया, पानी में घुला ऑक्सीजन। बीओडी क्या, कितना ऑक्सीजन का डिमांड किया जा रहा है। और सीओडी क्या हो गया, ये भी वही है, लेकिन यह क्या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों को डील करता है, यह सिर्फ ऑर्गेनिक डील करता है। इसका कई बार फुल फॉर्म पूछा गया है, तब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हाँ यहाँ पाओ बायो काट दीजिए और खाली केमिकल लगा दिया, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहां तक आपको समझ में आ गया। एक और क्या होता है, एक जल प्रदूषण में क्या होता है, पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, एक होता है नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। एक क्वेश्चन पूछेगा कि जल जो प्रदूषण होता है, एक होता है पॉइंट सोर्स, क्या हो गया, पॉइंट सोर्स पोल्यूशन जल में, एक होता है नॉन पॉइंट सोर्स, क्या हो गया, नॉन पॉइंट सोर्स। समझा देते हैं बाबू क्या होता है। पॉइंट क्या, आपको पता लगा है कहां पर है, कहां पर है। जैसे मान लेते हैं क्या है, एक नली बाबू यहां से जा रहा है, और नली को क्या करेंगे, दाभा नदी में गिरा रहे हैं या गंगा नदी में गिरा रहे हैं, तो बाबू पता चल रहा है कहां से गिर रहा है, इसको बोलते हैं पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। इसको रोकना बड़ा आसान है, बंद कर देंगे, खत्म हो गया। एक होता है नॉन पॉइंट सोर्स, आप जाके क्या करें, लैट्रिन होगा, पानी छोड़े वही में सब, है ना। कहीं पर क्या करे, कहीं पर आदमी क्या करे, वहां पर नहीं होता है, धोबी लोग होता है, कपड़ा धो रहा है, कहीं पर कुछ कर रहा है, होता है कि नहीं होता, गाय जाए कहीं पर गोबर दे रहा है, फिर पूरा नदी को आप कंट्रोल कर सकते हो उसे। इसको बोलते हैं नॉन पॉइंट सोर्स। कहां से पॉल्यूशन हो रहा है जब आपको पता नहीं चलता है, तो उसको बोलते हैं नॉन पॉइंट सोर्स बोलते हैं। अब पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन ऐसा होता है जहां आपको पता है कि कहां से निकल रहा है, तो आप उसको बंद कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। तो इस पर कंट्रोल करना आसान है बाबू, इस पर कंट्रोल करना क्या है। तो अब आप क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्या बाबू, आप गए ले गए जानवर, आज जानवर क्या किया, वो पानी में घुसा दिया, धोने के लिए ले गए, हम होता है ना जी, धोने के लिए ले गए नहर में या नदी में, और वहां पर क्या है, गाय वगैरह में गोबर कर दिया, गाय का कर दिया गोबर। तो पॉइंट सोर्स में गिना जाएगा कि नॉन पॉइंट सोर्स में, नॉन पॉइंट। क्या ऐसा गोबर कोई कई कर रहा होगा, करा होगा ना। इसको बाबू आप पता है गोबर दिया कि ना, अंदर कौन दिख रहा है जी, है कि नहीं। इतने लड़के तो क्या कहते नदी में नहा जाता है, अंदर पेशाबो कर लेता है, लेकिन इसे करता है ना। चलिए, तो पॉइंट सोर्स नॉन पॉइंट सोर्स समझ में आ गया, फोटिक जोन नॉन फोटिक जोन समझ में आ गया, समझ में गया हो ना। चलिए आगे आते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है बाबू। यहां से देख रहे कितना क्वेश्चन निकल रहा है बाबू, यूरिया वाला निकलेगा, कितना मात्रा होता है ना, सब मतलब निकलेगा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अब देखिए बता रहे हैं, सुनिए, आपको पढ़ा दे रहे हैं, बढ़िया से पढ़ा भी देंगे। अब प्लस क्या है कि जहां हमको लगे कुछ क्वेश्चन डील करना चाहिए था और नहीं डील कर पाए, तो क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन हम सेट करेंगे ना, क्वेश्चन उसको क्या करेंगे, डाल देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए वो क्या है, कल जब हम बता रहे थे वो क्या, इक्विलिप्टस के बारे में, तो इको उसको इको टेररिस्ट बोलते हैं, पर्यावरण के आतंकवाद में।
तो पर्यावरण को क्या करता है, नुकसान पहुंचा देता है। इस शब्द को हम नहीं बोल पाए थे, कई बार क्या होता है कि बोलते वक्त ध्यान नहीं रहा, तो उसको क्या करें, क्वेश्चन में क्या करें, इंक्लूड कर देंगे या कोई और लेसन में बोल देंगे, है ना। चलिए समझ में आ रहा ना, चलिए। हाँ, डीओ बोलता है कितना घुला हुआ है, अगर बढ़िया घुला हुआ है, खराब घुला हुआ है, यही बताता है। डीओ खाली बताता है कितना घुला हुआ है, उसको अच्छा खराब से मतलब नहीं है, कितना घुला हुआ है, समझे ना। अब उसे नहीं आएगा ना, बता रहे हैं ना। जब आएगा तो उसमें चाहे तो बीओडी रहेगा, चाहे तो सीओडी रहेगा, चाहे दोनों रहेगा, है ना। डीओ का सिंपल मीनिंग होता है कि डिजोल्व ऑक्सीजन, कितना घुला हुआ है। आपको समझिए क्या बाबू, क्या आपके घर में क्या है, मिठाई है, कितना है मिठाई है, अभी हमको पता नहीं कितना मिठाई है। अभी वो क्या हो गया कि वो कम मिठाई है, वो ज्यादा मिठाई है, ऐसा हो सकता है ना। तो वो मिठाई का मतलब क्या, क्या मिठाई है, कितना कम से हमको मतलब नहीं है। तो उसी यहाँ पर बोले क्या हो कि ऑक्सीजन घुला हुआ, कितना उससे हमको मतलब नहीं है, बस घुला हुआ है। जितना घुला हुआ उसको बोलेंगे डीओ बोलेंगे, ठीक है ना। अब बीओडी मतलब कितना डिमांड किया जा रहा है, और सीओडी भी कितना डिमांड किया जा रहा है। तो बीओडी हो गया वो क्या हो गया कि आपको बोल सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर के लिए, और सीओडी क्या हो गया, दोनों मैटर के लिए। यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा, जब बता रहे थे कौन सी बता ही देते हैं, हालांकि देखिए जब कचरा बताएंगे ना तो दोबारा बताएंगे, लेकिन अब ध्यान आ गया तो बता देते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। सब्सटेंस क्या हो गया, सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंस, डिग्रेड मतलब समाप्त हो जाना, ऐसा सब्सटेंस जो समय के साथ समाप्त हो जाए, है ना, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। जैसे मान लेते बाबू क्या है कि आप छिलका है, छिलका को रख दीजिएगा ना, समय के साथ क्या हो जाएगा, वो सड़ गला क्या हो जाएगा, मिट्टी में बदल जाएगा, है ना। लेकिन प्लास्टिक की बात करते हैं, प्लास्टिक, प्लास्टिक समय के साथ खत्म होगा जी, वो बाबू सालों साल वर्षों वर्षों तक है ना, सैकड़ों साल क्या होगा, चलते रहेगा। तो मतलब क्या कि हमारे यहाँ घर का जो गोबर हो गया, छिलका हो गया, लकड़ी हो गया, है ना, ये सब क्या आ गया, बायोडिग्रेडेबल में। प्लास्टिक आ गया, ये सब कहाँ गया, बायोडिग्रेडेबल। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और उसमें एक ऑप्शन रहेगा प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या है, नॉन। नॉन मतलब समय के साथ इसका डिग्रेडेशन नहीं होता है, समय के साथ इसकी समाप्ति नहीं होती है। ये समझा गया ना, चलिए। अब आते हैं आपका हमारा अगला टॉपिक है वेटलैंड, क्या है, वेटलैंड। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्या हो, महत्वपूर्ण टॉपिक है। कितना समय हो गया, चलिए है वेटलैंड। देखिए दो टर्म है, एक आर्द्र है, एक भूमि है, क्या आर्द्र, आर्द्र मतलब क्या, नमी, और नमी मतलब पानी। ऐसा भूमि जहां पर क्या हो, पानी हो, उसे बोलते हैं आर्द्र भूमि या वेटलैंड। कोई भी एरिया दिखाई दे रहा है ना जहां पर पानी हो, धान है, खेत की बात करते हैं उसमें पानी है, तालाब की बात करते हैं, नहर की बात करते हैं, गड्ढा की बात करते हैं ना, झील की बात करते हैं, नहर की बात करते हैं, नदी की बात करते हैं, समुद्र की बात करते हैं, सब क्या है, वेटलैंड है, सब क्या हो, वेटलैंड है। जहां जहां पानी दिखाई दे रहा है सब क्या हो गया, वेटलैंड है। धान है, खेत से नदी से नहर तक सब क्या है, वेटलैंड। अब देखिए, इसको जानते हैं, जो वो एक रामसर कन्वेंशन किया गया, बताने वाले हैं, जिसमें इसका डेफिनेशन दिया गया है कि वेटलैंड क्या होता है। कोई भी एरिया जहां पर पानी हो, क्या हो गया, वेटलैंड हो गया। लेकिन उसमें बताया गया है कि 6 मीटर से ज्यादा गहराई नहीं होना चाहिए। समुद्र की बात करते हैं, समुद्र में तो 6 मीटर से ज्यादा गहरा होता है ना, तो उसको हम वेटलैंड नहीं मानेंगे, समझ गए ना। मतलब 6 मीटर से ज्यादा गहरा बाबू नहीं होना चाहिए, उसका परिभाषा है। लेकिन सिंपल भाषा में जानेंगे कि जहां जहां जमीन में पानी है, नमी है, वो क्या हो गया, वेटलैंड। तो धान एक खेती वेटलैंड है कि नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ जितना वेटलैंड है उसमें खेती भी किया जाता है, और प्लस अलग अलग जीव जंतु भी रहता है। तो हमारे यहाँ जितना वेटलैंड है उसमें सबसे अधिक किसका खेती होगा, धान का। धान की खेती होगा, चाहिए पानी चाहिए, पानी में डूबल रहेगा, गेहूं पानी में डूबल रहेगा तो बर्बाद हो जाएगा, है ना जी। अब क्या है, डूबल रहेगा। देखिए धान के प्रॉपर्टी क्या था ना, कि उसको पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए, हमेशा पानी लगा होना चाहिए। लेकिन गेहूं की बात, गेहूं को पानी चाहिए लेकिन पानी लगल नहीं चाहिए। एक चाय की बात करते हैं, चाय में क्या है, पानी चाहिए लेकिन पानी निकल जाना चाहिए। अगर चाय में पानी लगा रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए चाय खेती पहाड़ी ढलान पर करते हैं, जहां जहां पहाड़ी इलाका है ना वहां पर चाय की खेती होता है, ताकि पानी आए और पानी निकलते जाए, पानी आए पानी निकल। हो गया ना, चलिए यहाँ पर आते हैं। तो वेटलैंड क्या है, आर्द्र भूमि, क्या वो, आर्द्र भूमि। अब देखिए आर्द्र भूमि का महत्व, क्या वो महत्व, पहले तो क्या बाबू,
कि कई बार क्या होता है, जीव का निवास होता है। क्या वो कई जीवों का निवास होता है। अब जब कई जीवों का निवास स्थल है बाबू, तो पर्यावरण के लिए अच्छा है खराब? अगर वेटलैंड बाबू खत्म हो जाएगा तो कई सारा जीव जंतु मर जाएगा, और जब जीव जंतु मर जाएगा तो पर्यावरण की नजर से अच्छा है खराब है? क्या हो गया? खराब। अच्छा, इसमें क्या होता है, कई सारा पेड़ पौधा, कई सारा क्या होता है, पेड़ पौधा। तो कई सारा पेड़ पौधा क्या होता है, हमारा भोजन के रूप में काम करता है। किसे बाबू? भोजन। धान है, खेती से बाबू धान हो रहा है, तो भोजन का काम कर रहा है ना। और इसके अलावा क्या, कई सारा इसमें से पेड़ निकलता है, उसको हम दवाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किसके रूप में? दवा। इसका इंपॉर्टेंस हो गया क्या, इसको बाबू कई जीवों का निवास स्थल है। इसमें क्या होता है, पेड़ पौधा जो होता है भोजन के रूप में या दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि बाढ़ वगैरह, क्या वो बाढ़ वगैरह आता है, तो ये क्या करता है, बाढ़ से भी रक्षा करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहो कि मान ली कि बाढ़ आया, अब अगर अगर पूरा क्या है कि उस मजे के गड्ढा टाइप है, उसमें पानी भर जाएगा तो इधर वाला के बचा लेगा। तो मतलब कि बाढ़ से भी क्या करता है, हमको रक्षा करता है। अगर साथ ही क्या है कि जैसे मान लेते हो क्या है कि समुद्र के किनारे मैंग्रोव फॉरेस्ट है, जहां पर कई सारा पेड़ लगा हुआ, कई सारा पेड़ लगा हुआ है, तो बाढ़ आएगा तो मृदा अपरदन तो रोकेगा ना जी। मतलब जड़ में पहले टकराएगा, और जड़ में नहीं टकराता तो पहले तट पर टकराता। नदी किनारे देखिएगा, नदी किनारे क्या होता है कि नदी का आर क्या होता है, ढह जाता है, क्योंकि डायरेक्ट उस पर मारता तो कट जाता है। लेकिन अगर वहीं पर बाबू क्या है कि पेड़ पौधा वगैरह है, तो उस पर मारेगा तो क्या होगा, पहले पेड़ पौधा का जड़ पर जाएगा, और उसका फोर्स को क्या करेगा, कम कर देगा। क्या कर देगा वो? कम कर देगा। तो मतलब पहले का बच्चा कम कटेगा, तो ये बाढ़ वगैरह से भी वो क्या करता है, बचाता है। अगला क्या हो कि अगर पानी भरा हुआ तालाब वगैरह है, तो पानी रिचार्ज भी होते रहेगा। रिचार्ज मतलब क्या है कि देखिए बरसात का पानी आता है ना, तो बरसात का पानी क्या होता है, जमीन के माध्यम से कहा जाता है, नीचे जाता है। और नीचे जाएगा तो वाटर का जो लेवल है वो बना रहता है। देखिए पहले जानते हैं 20-22 फीट में पानी आ जाता था, आजकल 200 फीट जाते हैं फिर भी पानी नहीं आता। कारण क्या है कि पहले जो घर होता था ना, पहले गांव की बात करते हैं, पहले वो शहर कम था, गांव था ज्यादा। अब प्रत्येक गांव में 10 20 तालाब होता था, है ना। पानी पड़ा, पूरा बरसात का पानी तालाब में चला गया, और धीरे धीरे रिस से कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। पानी जब वो खत्म हो जाता है, वो पानी फिर आ जाएगा दोबारा, है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है कि सबके घर की बात करते हैं, पहले पूरा शहरीकरण बढ़ गया, और शहरीकरण से क्या हो गया, तालाब उलाब क्या हो रहा, खत्म हो रहा है। और अगला क्या हो रहा है बाबू, शहरीकरण से आप ही गांव के ही देखते हैं, गांव का बिल्डिंग देखिएगा, पहले बाबू मिट्टी का बिल्डिंग होता था, मिट्टी में पानी अंदर जाएगा ना के रास्ते, है ना। अब क्या है कि पूरा एकदम पक्का प्लास्टर, पक्का प्लास्टर, और सगरो एकदम पूरा पक्का प्लास्टर, ढलाई टलाई सब। अब क्या बोलता है, जो नली भी है, नली में की पक्का प्लास्टर। अब पानी को अंदर जाने का मौका मिल पा रहा है, तो पानी का टेबल रिचार्ज हो पाएगा, अंदर रिचार्ज हो पाएगा नहीं। तो मतलब बोल सकते हैं कि अब पानी रिचार्ज क्या हो, वाटर रिचार्ज करता है। क्या हो, वाटर रिचार्ज करता है। मतलब बोल सकते हैं कि वाटर टेबल को मेंटेन करने में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन मानव के एक्टिविटी और मानव के विकास क्रिया के कारण ये वेटलैंड की संख्या क्या हो रहा, कम हो रहा है। तब इसको बचाने के लिए क्या किया गया, एक मीटिंग किया गया, और यह मीटिंग किया गया ईरान में। कहा, ईरान में। और यह बात है 1971, कब की, 1971 का। रुक जाइए बाबू थोड़ा सा। अब देखिए कई बार जानते हैं क्या कीजिएगा, एक क्या कीजिएगा बाबू कि यहां पर भी कहां लगा दीजिएगा, यहां पर भी लगा दीजिएगा, ताकि मान ली कई बार यहां बताना है और फिर इंडिया बताना है, तो दोनों काम आपका हो जाए, है ना। हालांकि लगा तो सकते हैं, लगा देते हैं वहां पर बाबू, रुक जाइए। इसको थोड़ा ध्यान दीजिए ना कि आप लोग इसको मिटा के रखिएगा, कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए पहले समझिए क्या, अच्छा देखिए को दिखाइए दे रहा है जी। अच्छा अच्छा, एक मिनट, हाँ देखिए, चलिए ठीक है। देखिए बाबू क्या है कि सबसे पहले क्या है कि आप इसको देखिए, ये हमारा क्या भारत है, क्या हो गया आपका भारत, है ना। यहाँ पर देखिए क्या है, दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए बता दें, कल से क्या कीजिएगा, जब सेट कीजिएगा तो एक कैमरा का पाव बटन सेट कर दीजिएगा, एक ऐसा सेट कीजिएगा पूरा, जब हम बताएं तो हम मैप पर जाएं तो पूरा मैप खाली दिखाई दे। सेटिंग का ऑप्शन रहता है, हम बता देंगे, और ये दिखाएं तो पूरा ही मैप दिखाई दे, मतलब 3-4 को लोकेशन सेट कर दीजिएगा। एक बार पूरा क्या दिखाई दे बाबू, आपका हम पूरा दिखाई, बोर्ड दिखाई दे हमारा साथ में। एक सेटिंग कीजिएगा जहां पर क्या हो, जब हम मैप पढ़ाएं तो मैप पूरा दिखाई देना चाहिए। तो समझिए क्या हो कि ये आपका भारत है, क्या भारत है, भारत के बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बगल में क्या हो गया, अफगानिस्तान। और यहाँ पर क्या, ईरान है, क्या हो, ईरान है ना। जैसे यहाँ पर मैप में आपको यहाँ पर क्या हो, ईरान है, मान लेते हैं यहाँ पर, है ना। अब ईरान में क्या हुआ कि वेटलैंड को बचाने के लिए एक मीटिंग किया गया, और यह शहर का नाम था रामसर, क्या था, रामसर, है ना।
तो यह मीटिंग किया गया 1971 में, कहा 1971 में रामसर में, कहा वो रामसर में। अब जब रामसर में मीटिंग किया गया तो यहां से कन्वेंशन है, इसी बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। कन्वेंशन तो क्वेश्चन पूछेगा कि रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है, वेटलैंड से या आर्द्रभूमि से। रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है, वेटलैंड से, आर्द्रभूमि। यहां पर बोला गया कि सारा के सारा देश क्या करेगा, अपने यहाँ के बाहु साइट्स को बचाने का प्रयास करेगा, वेटलैंड को बचाने का प्रयास करेगा। तो यहां पर मीटिंग में निर्णय लिया गया ना कि कोई भी देश अगर रामसर कन्वेंशन को साइन करता है तो उसको वो अपने यहाँ के देश का कुछ साइट को रामसर साइट डिक्लेयर करना पड़ेगा। रामसर साइट बेसिकली क्या होता है, वेटलैंड का साइट है। मान लीजिए हमारे 1000 को वेटलैंड है, तो हजारों वेटलैंड की आवश्यकता नहीं है, मतलब हजारों को उसमें डालने की आवश्यकता नहीं है। जिसको सरकार बचाना चाहती है उस वेटलैंड को क्या करेगा, वो रामसर साइट में डाल देगी। और जब रामसर साइट में डाल देगी तो सरकार उसको बचाने का प्रयास करेगी। एक तो फायदा क्या होगा, उसको बचाया जाएगा, और प्लस उससे एक और फायदा क्या होगा कि हमारे यहाँ कोई विदेशी पर्यटक आएगा और जो पर्यावरण का प्रेमी होगा, प्रकृति का प्रेमी होगा, तो आवे के पहले क्या करेगा, देख लेगा कि बिहार में जा रहे हैं या भारत में जा रहे हैं तो कौन कौन साइट हमको विजिट करना है, तो आके देखेगा जी। तो वहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो पर्यटन से नौकरी का सृजन हो सकता है। वहां लोग आएगा तो कोई टेम्पू चला रहा है, कोई बिस्कुट बेच रहा है, कोई गुब्बारा बेच रहा है, कोई फुकौआ बेच रहा है ना जी, कोई चोला चौमीन बेच रहा है, और चोला क्या है सर, छोला चौमीन बेच रहा है ना, छोला बाबू बोल रहे हैं है ना। कुछ बाबू क्या कर रहा है, गुपचुप बेच रहा है ना, अलग अलग चीज बेच सकता है। चलिए, तब यहां से समझना क्या, देखिए 1971 में मीटिंग किया गया, रामसर कन्वेंशन हो कहां पर है, ईरान में, ईरान में। अगला क्या हो, अब देखिए क्या है कि यहाँ बाबू 1971 में मीटिंग हुआ, लेकिन लास्ट में बाबू क्या 1975 में बाबू आप बोल सकते हैं कार्य करना शुरू किया। 71 में मीटिंग हुआ, अब 75 में क्या हुआ, काम करना शुरू किया। अब बात आता कि भारत कब ज्वाइन किया, 1981 में। 71 में मीटिंग हुआ, हाँ यहाँ हुआ, और 81 में ज्वाइन किया। जब भारत ज्वाइन किया होगा तो कोई साइट को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया होगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि भारत का प्रथम रामसर साइट कौन है, तो चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ, उड़ीसा में, ये उड़ीसा है बाबू। तो यहाँ पर मान लेते चिल्का झील है, यहाँ पर है, यहाँ पर है चिल्का झील। तो चिल्का झील भारत का पहला रामसर साइट है ना। ऐसे देखिए पहला रामसर साइट विश्व का था ऑस्ट्रेलिया में, क्या वो ऑस्ट्रेलिया, कुछ कॉर्नबर्ग करके नाम है, हम लिखवा देंगे, नोट्स में दे देंगे। तो क्या था, पूछता नहीं इसलिए नहीं बता रहे हैं। चलिए ऑस्ट्रेलिया में क्या था, पहला रामसर साइट था, है ना। और भारत का पहला रामसर साइट वर्ड कुछ हो गया, और समझिएगा वर्तमान में भारत के 75 को साइट को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। कितना हो, 75। यह संख्या घटते बढ़ते रहता है। पिछले बार पढ़ाया था तो उस समय था वो 36 या 39 था या 45 था, अब कितना हो गया, 75 हो गया। और बिहार में भी एक साइट को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया, कांवर झील को। कहाँ है, बेगूसराय, बेगूसराय में कांवर झील है और उसको डिक्लेयर किया गया रामसर साइट, है ना। अब छोटे बाबू हेलो दोस्त लिखिए मत, आपको हम नोट्स दे देंगे, ठीक है ना, नोट्स दे देंगे, नोट्स ले लीजिएगा, पूरा ध्यान समझने पर रखिए। तो 75 रामसर क्या है, भारत में है ना। अब बिहार कौन है, कांवर झील, क्या वो कांवर झील है। अब कांवर झील कहाँ है, बेगूसराय में, कहाँ वो बेगूसराय। बरौनी के नाम सुने हैं, तो बेगूसराय जिला में क्या है, बरौनी है। अब बरौनी में तेल शोधा कारखाना, एक क्वेश्चन पूछेगा कि तेल शोधा कारखाना कहाँ है, अब बरौनी कहाँ पड़ता है, बेगूसराय। अब कांवर झील में कहाँ है, कांवर झील को बोलते हैं कांवर ताल झील, क्या बोलते हैं, है ना। एशिया का सबसे बड़ा क्या है, ऑक्सबो पक्षी लेक है। एशिया क्या है, सबसे बड़ा क्या है, ऑक्सबो पक्षी लेक झील है, पक्षी लेक है। ऑक्सबो मतलब क्या था ना, कि जो बाबू गाय होता ना, गाय के खून के जैसा क्या है, इसका बाबू आकार है। ऑक्सबो लेक मतलब क्या होता है कि गाय के बाबू क्या है, खून के जैसा आकार है। इसमें एशिया का सबसे बड़ा क्या है, गोकुल झील, क्या है, एशिया का सबसे बड़ा गोकुल झील। ये क्वेश्चन तो जनरली नहीं पूछा जाता है। पूछा कि बिहार का एकमात्र रामसर साइट कौन है, कांवर झील। बिहार का पहला रामसर साइट चिल्का झील। वर्तमान में कितना है, अब एक और चीज, भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है, तो सुया है, सुंदरबन। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन हो गया, सुंदरबन डेल्टा। और यही क्वेश्चन पूछा कि भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन हो जाएगा, रेणुका, हिमाचल प्रदेश है बाबू। तो हिमाचल प्रदेश माने कि यहाँ पर रेणुका है, क्या है, रेणुका, रेणुका झील।
तो रेणुका झील क्या है कि भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है, जबकि सुंदरबन यहाँ पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट। हो गया ना। चलिए अब देखिए क्या है, एक क्वेश्चन और पूछेगा कि वर्ल्ड वेटलैंड डे, क्या वो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। क्या वो 2 फरवरी को? विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, इसी को बोलते हैं वर्ल्ड, क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे, वेटलैंड डे। ये कब मनाते हैं बाबू? 2 फरवरी को, 2 फरवरी को। और 14 फरवरी को हो वैलेंटाइन डे। आज 14 फरवरी को ही क्या हुआ था? पुलवामा अटैक हुआ था, है ना। लेकिन बाबू क्या है, नया नया बच्चा बच्ची कुछ पॉपुलर होता है क्या? वैलेंटाइन डे। और उसमें गुलाब के फूल का बिक्री क्या होता है? बढ़ बढ़ के। अब काहे पड़ जाता है, आप लोग समझदार हैं। अब सुनिए, अब 75 को रामसर साइट है, सुनिए। तो क्या 75 के नाम याद करना है? याद करना नहीं, लेकिन नया नया जिसको डिक्लेयर किया गया हो ना, उसको याद कर लीजिएगा। नया नया डिक्लेयर किया गया, ऐसे देखिए एक आध बार देख लीजिएगा ना, और जो ज्यादा चर्चा में रहेगा ना, उस पर थोड़ा सा क्या करना है, फोकस करना है। और नया डिक्लेयर जिसको किया होगा, खास उसको क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। तो अब वो पहला भारत का राम साइट बाबू चिल्का, वर्तमान में कितना? 75। बिहार में कितना है? एक। कौन सा नाम है? ऐसे वो कांवड़ ताल भी बोलते हैं। कौन जिला में है? बरौनी कहाँ है? बरौनी में क्या है? तेल शोधक कारखाना। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? इसके लिए कन्वेंशन कहाँ किया है? रामसर में। रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? आर्द्र भूमि। रामसर बाबू कहाँ है? ईरान। अब मान लेते कि इंडिया में इतना डिक्लेयर कर दिया गया, मान लेते कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में मान लेते बाबू क्या है कि ढेर मानो, क्या वो ढेर माने को हॉस्पिटल में ये मान के चलिए कि मान लेते कम से कम बाबू कि 100 आदमी क्या है, भर्ती है, या 1000 को मानते, 100 कम दिखाई दे रहा है, हजारों क्या वो भर्ती है। अब क्या सब के बाबू क्या उस तरह के ट्रीटमेंट मिलेगा? किसी को ज्यादा बचाने की आवश्यकता पड़ेगा? मान लेते कि हम गए सांसें नहीं ले पा रहे, क्या वो सांसें नहीं ले पा रहे हैं, तो हमको इमरजेंसी में भर्ती कराना पड़ेगा जी। मतलब हॉस्पिटल में भी 2 तरह का वार्ड होगा। क्या होगा? 2 तरह के वार्ड, एक होगा इमरजेंसी वार्ड, एक होगा जनरल। तो ऐसी जो रामसर साइट हम बता रहे हैं ना बाबू, जो भी क्या कर रहे हैं, रामसर साइट आपको बता रहे हैं, इसमें भी क्या है, 2 तरह के लिस्ट है। कितना तरह के बाबू? 2 तरह के लिस्ट है। एक लिस्ट को बोलते हैं रामसर साइट, एक को बोलते हैं मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड। अब इसको समझते हैं दोनों में अंतर क्या है। एक क्या बोले? रामसर साइट, एक हो गया मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड। क्या हो गया? मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड। एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वो है ओजोन परत के संरक्षण से। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में, कहाँ का? मॉन्ट्रियल जगह कहाँ है? कनाडा में। ओजोन परत के संरक्षण से, तो उसको यहाँ पर छोड़ दीजिए, खाली इसलिए बता दिए कि मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक जैसा लग रहा है कि यहाँ पर हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। तो आप समझाते हैं वो क्या। रामसर साइट मान लेते क्या है कि भारत में इतना माने साइट है, 1 2 ऐसे करके ढेर माने साइट है, इतना साइट है। अब क्या है कि एकरा में से ये क्या बाबू, ये दोनों के बचाना बड़ी जरूरी है, एकदम इमरजेंसी में है। क्या है? इमरजेंसी में। तो उसके लिए फिर क्या है, इमरजेंसी का एक अलग लिस्ट बनेगा, उसको बोलते हैं मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड। तो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड भी क्या है बाबू, वेटलैंड से संबंधित है। क्या है? वेटलैंड से, आर्द्र भूमि से संबंधित है। लेकिन इसमें वैसे आर्द्र भूमि को डाला जाता है, या वैसे रामसर साइट को डाला जाता है जो क्या है बाबू, बहुत ही खतरनाक अवस्था में, उसको बचाना क्या बहुत ही जरूरी है। देखिए समझ में आ रहा है। अगर किसी को मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में डालना है, तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, रामसर साइट बनाना पड़ेगा। मतलब किसी को अगर इमरजेंसी में जाना है, तो पहले जनरल वार्ड में भर्ती कराना पड़ेगा, वहां रजिस्टर में नाम लिखाना पड़ेगा, और ओकरा में से देखा जाए किकर इमरजेंसी है, और उसको कहाँ ले जाएगा, इमरजेंसी वार्ड में। तो इसी बाबू पहले रामसर साइट बना दीजिए, और उसमें इमरजेंसी है तो कहाँ लेके चलिए। मतलब बोला क्या ना कि रामसर साइट तो हम लोग बना दिए, लेकिन हेकरो में क्या है, किसी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और जब विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, तो वहीं से क्यों ना प्रयास किया जाए, है ना। तो बोला कि ऐसा करते हैं, एक और रजिस्टर बनाते हैं। तब बनाया गया एक और नया रजिस्टर, और उसको बोलते हैं मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं? मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड, है ना। तो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में क्या है, इमरजेंसी वाला रहता है। अब आ गए हैं, भारत का पहला रामसर साइट कौन हो गया? चिल्का झील।
अब भारत का पहला साइट जिसको मॉन्ट्रियस में डाला गया वो भाई कौन है? चिल्का झील है। चिल्का झील के डाला तो गया बचाने के लिए, लेकिन बड़ी बढ़िया बन गया। चिल्का झील को बहुत ही अच्छा तरीका से बचा लिया गया। तो बाद में क्या उसको पुरस्कार भी दिया गया, क्या बड़ा बढ़िया काम किया। जैसे मान लीजिए हमको इमरजेंसी में भेजा गया कि कोई इमरजेंसी है, हम वहां गए, तबीयत वगैरह ठीक हो गया, है ना, बारे बहादुर ठीक है। अब वहां से हम आए बाहर निकल करके, आप देख रहे हैं कि आप लोग इमरजेंसी में जा रहे हैं, हमारा देख रहे हैं कि पेटवा का कने चिराया है, आप लोग एकदम डरा है। हमने कुछ वहां होता है जी, कुछ नहीं होता है, ऐसे थोड़ा सा कर देता है खाली, आपका बाद हो जाता है, किडनी निकल जाता है। मतलब आपका वाला अपेंडिक्स इमरजेंसी है। अब वो क्या है कि आप डरा रहे हैं कि वो पेटवा पूरा फाड़ देगा, कोई बोल भी दिया है, हम वहां से निकल गए, हम ठीक पूरा है, हम आप लोग बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होता है, इतना डरा रहे हैं काला जी, चाहिएगा थोड़ा सा काटे का एकदम इसे करके निकाल लेगा। आज देखो हम कैसे ठीक हो गए। अब हमारा चल जानते हैं पूरा नहीं के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, और सब गया, कोई मरबे नहीं किया। अब पहले रोज तो को मर रहा था, अब कोई मर ही नहीं रहा, तो हमको वो पुरस्कार दिया जाएगा कि आप तो गर्दा मचा दिए। कैसे चिल्का झील को दिया गया रामसर कंजर्वेशन पुरस्कार, रामसर कंजर्वेशन पुरस्कार। अब वर्तमान समय में ये मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में नहीं, भारत में दो गो जगह है, दो गो जगह है, उसको मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में डाला गया है। एक है केवला देव, क्या हुआ केवला देव घाना पक्षी, आया कहीं कहाँ है राजस्थान में, आया है लोकटक झील, लोकटक झील मणिपुर में। मतलब केवला देव घाना पक्षी बिहार कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान कहाँ हो गया ये देखिए, ये दिखाई दिया। और एक क्या है लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। तो मणिपुर यहाँ पर देखिए, ये बॉक्सर का नाम सुने हो बाबू? कोच किसका? मैरी कॉम का। उनके ऊपर एक सिनेमा आया था, प्रियंका चोपड़ा उसमें वो हीरोइन का भूमिका निभाई थी। और अभी देखिए मणिपुर अभी चर्चा में है, मणिपुर में क्या हो गया? दंगा हो गया, मणिपुर में क्या हो गया? दंगा। तो चर्चा में है, तो मणिपुर के बारे में पूरा जान लीजिएगा। आई क्वेश्चन ऐसे ही महत्वपूर्ण था। एक और चीज, ये जो लोकटक झील है ना, उसी झील के अंदर क्या एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, विश्व का एकमात्र उद्यान है जो पानी में तैर रहा है, और उसका नाम है कैबुल लाजमाओ राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? कैबुल लाजमाओ, लाज माओ राष्ट्रीय उद्यान, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्र, क्या हो? कैबुल लाजमाओ। ये कहां पर है? मणिपुर। कौन झील में है? एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे भारत का सबसे मीठा झील जम्मू कश्मीर है, उसका नाम है कूलर झील। भारत का सबसे मीठा झील या फ्रेश वाटर लेक, क्या वो? फ्रेश वाटर लेक कौन है? बुलर झील हो गया। और जबकि पूर्वोत्तर भारत, ये क्या? पूर्वोत्तर भारत, यहाँ 7 गो राज्य है, इसको 7 सिस्टर बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, 7 हो गया। तो 7 गो बहन और 8वां भैरव भैया। सिक्किम क्या हो गया? भैरव भैया। तो देखिए जो 7 राज्य के लिए जो दिया लाया जाता है वो योजना वगैरह, उसको कहाँ लाया जाता है? सिक्किम। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि 7 सिस्टम में कौन शामिल नहीं है या कौन शामिल है, ठीक है ना। और 7 सिस्टम में कौन कौन शामिल है? 7 को याद कर लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, है ना। तो वह पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील कौन है? लोकटक झील। आप पूरे भारत का बाबू, आप विश्व का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील, चुप रहे, ये कनाडा अमेरिका के सीमा पर है। जब ज्योग्राफी बताएंगे तो वहां पर बाबू आपको बताएंगे, कोई दिक्कत बाबू? चलिए आगे तुम। अब देखिए ये केवला देव घाना पक्षी कहाँ है? राजस्थान में। और लोकटक कहाँ है बाबू? तो हमने यहाँ तक क्या क्या देखा, पहला बार फिर से आते हैं। हमने देखा यहाँ रामसर साइट के बारे में, पहले देखा वेटलैंड या आर्द्रभूमि। वेटलैंड या आर्द्रभूमि क्या होता है? जमीन जो क्या भीगा हुआ, इससे पानी है, नमी है, वो हो गया वेटलैंड, है ना। अच्छा एक और चीज बताना भूल के, उसको पहले बता देते हैं। देखिए जैसे हमारे यहाँ वेटलैंड है, एक है इनलैंड वेटलैंड, देश के अंदर, मतलब क्या? आंतरिक आर्द्रभूमि, क्या हो गया? आंतरिक आर्द्रभूमि, आर्द्र भूमि, मतलब बोलेंगे इनलैंड, क्या बोलेंगे? इनलैंड वेटलैंड। है को है बाबू? कोस्टल क्या हो गया? कोस्टल, कोस्टल वेटलैंड बोलते हैं, तटीय क्या बोलते हैं?
तटीय आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि। यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है, इसलिए बता रहे हैं। देखिए, हमारे देश के अंदर आर्द्र भूमि है। क्या है तटीय? मतलब क्या होता है? समुद्र के किनारे। क्या हो? समुद्र के किनारे। अब क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे यहाँ ई वाला ज्यादा आर्द्र भूमि होगा कि ई वाला? देखिए, कई लोग को लग सकता है कि समुद्र किनारा ज्यादा तो वहां ज्यादा होगा, लेकिन ओवरऑल इंडिया में देखिएगा तो हमारे देखिए धान है खेते पहले कितना है जी, देख रहे हैं ना। मतलब अंदर वाला वेटेन हमारे क्या है? ज्यादा है। किससे? तटीय से। किससे? तटीय से। तो मतलब ये बोले कि हमारे देश के अंदर क्या है? आपका आंतरिक आर्द्र भूमि, देश के अंदर बाबू, तालाब हो गया, गड्ढा हो गया, नहर हो गया, झील हो गया, ये सब तो हो गया ना। इसको बोलते हैं बाबू क्या? इनलैंड वेटेन। इसकी संख्या क्या हो? ज्यादा। किससे? कोस्टल से क्या है? ज्यादा। यहां से भी क्वेश्चन निकल गया। तो फिर से आते हैं। आर्द्र भूमि को बचाने के लिए ईरान के शहर रामसर में 1971 में कन्वेंशन किया गया, और यह 75 में फोर्स में आया। इंडिया 1981 में ज्वाइन किया। इंडिया का पहला रामसाइट कौन हो गया? भारत में कितना रामसाइट है? भारत में 75। पहला चिल्का झील। अच्छा, दो है मॉन्ट्रियल सिक्योर में शामिल। मॉन्ट्रियल सिक्योर क्या, किसी को इमरजेंसी रहेगा उसको मॉन्ट्रियल में डालेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या हो गया? वो जोन परत के संरक्षण से हो गया। अच्छा, बिहार में भी वो क्या है? रामसर साइट है, और उसका नाम है कोई चीज? उसका नाम क्या बाबू? कांवर झील या कांवर ताल झील। कहाँ? बेगूसराय। अब बेगूसराय में ही बरौनी, बरौनी में तेल शोधक पड़ा। अच्छा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते 2 फरवरी की है, 2 फरवरी को। एक और, विश्व का पहला जो बाबू बोल सकते हैं कि रामसर, सर क्या बोले, विश्व का पहला क्या तो बोलते हैं, एक मिनट दे। अच्छा, विश्व का पहला रामसर कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कहा? ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा लगता है कि बोलिविया में। क्या है बाबू? बोलिविया में। ये पूछेगा नहीं, ये पूछेगा बाबू नहीं। एक याद रखिएगा, वर्तमान समय में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि किस देश में है? इंग्लैंड में है। इंग्लैंड को बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम क्या है? वर्तमान समय सबसे ज्यादा क्या है? वेटलैंड है, ये आर्द्र भूमि बाबू है ना। अब देखिए, लेटेस्ट इस आर्द्र भूमि को कुछ कुछ डिक्लेयर किया गया, वो आप देख लीजिए कहाँ कहाँ कौन वेटलैंड है, याद कर लीजिएगा। मतलब 75 को है ना। एक बार ये आपका काम है कि देखिए कौन कौन कहाँ कहाँ है। हमारा जो मेन मेन क्वेश्चन आता था हम बता दिए गए। अब बच गया आपका बाबू काम कि देखिए कहाँ कहाँ से और क्वेश्चन निकल सकता है। मतलब क्या बताएं, जो लेटेस्ट डाला गया होगा ना वो देख लीजिएगा, है ना। कैसे बता रहे हैं, एक बाबू क्या था कि यहाँ पर लद्दाख दिखाई दे रहा, यहाँ पर क्या है कि झील था तसोकर। क्या था? तसोकर। और वो भी क्या है कि वेटलैंड है। क्या हो? वेटलैंड है। आज तसोकर बाबू झील क्या हो गया? चर्चा में। क्या गया? चर्चा में। तो पूछेगा नहीं जी तो कहाँ है? तो लद्दाख में। आज बिहार दुर्गा में पूछा गया। ये क्या है? पेंगोंग सो। क्या नाम है वो? पेंगोंग सो। ये भी क्या है? लद्दाख में। आई झील के बाबू क्या कुछ ही समय भारत पेट्रोलिंग करता। मान लीजिए कि झील ऐसे है भाभी, झील ऐसे है, ऐसे। तो ये झील समझिए, देखिए दिखाई दे रहा है ये वाला बाबू ये वाला। तो समझिए क्या है कि यहाँ से यहाँ तक भारत है। मतलब समझिए ये बाबू झील है, ये क्या है? झील है। तो यहाँ से यहाँ तक भारत है, और यहाँ से यहाँ कौन है? चाइना। मतलब बोलेंगे पैंगोंग सो लेक जो है बाबू, इसमें क्या होता है कि आपका चीन और भारत दोनों का कंट्रोल कहाँ पर है? लद्दाख में। ये चीन भारत का कंट्रोल नहीं पूछेगा, पूछेगा कहाँ पर है? कहाँ पर है? लद्दाख में। तो हमारा बोल सकते हैं कि वेटलैंड वाला भी टॉपिक क्या हो गया? समाप्त हो गया, है ना। अब देखिए आजकल जानते क्या होता है कि आपको बाबू कंसेप्ट चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि वेटलैंड के बारे में क्या सही नहीं है, क्या सही है। वेटलैंड कई सारा जीव जंतुओं का निवास स्थल होता है। वेटलैंड पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, नहीं ना जी। ये क्या होता है? लाभदायक होता है। भारत का पहला रामसर साइट बाबू चिल्का झील था। यही जगह देखो भारत का पहला रामसर साइट बाबू कांवर ताल है। तो ऐसा करे क्वेश्चन बाबू पूछा जा रहा है, कैसे आप याद रखिएगा, है ना। तो आज इतना ही रहने दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और पेशेंस के साथ सुनने के लिए।